4, which is human rights in India. I want to what? Acha. All right. I want to ask you, what do you mean by human rights? What are these human rights? What do you have it in mind? क्या दिमाग में आता है when you hear the word rights? And why do we call them human rights? हमारे basic fundamental rights हैं. अच्छा, ठीक है. Basic fundamental rights are human rights. See, human rights एक बहुत बड़ा scope है. Human rights have all the rights that you have. Whether these are fundamental rights, whether these are legal rights, whether these are, you talk about DPSPs, every rule, every right is included in human right. Human right एक बहुत बड़ा, जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, वेन डायग्राम में इतना बड़ा सा सर्कल बना देते हैं, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली ये सबसे बड़ा डायग्राम जो है ना, ये ह्यूमन राइट्स होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स क्या है वो तो हम पढ़ लेंगे. लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन. टेक अ पेंसिल, टेक योर एनसीईआरटी बुक and keep marking with what is relevant, what is not. I'll keep telling you. जो मैं बोलूँगी it's not relevant, लिख लेना. Not relevant, NR, and you don't have to learn this, and you don't have to go through it as well. ठीक है, एकदम ये बता दो एक बार, स्क्रीन क्लियर आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me enter Tisha. All right. Hi Tisha, we're starting with Unit 4, which is human rights in India. So one question I asked everyone was, what do you understand by human rights? So basically human rights क्या होते हैं? Human rights में सब legal rights, fundamental rights, to talk about any human का right comes in, it comes in human right. एक wide arena होता है human rights में. जरूरी नहीं fundamental rights enforceable हो या कोई भी ऐसी बात हो, but it has to come, whatever that is your right, basic right है, fundamental right है, whatever are your rights, it all gets covered under human rights, right? So one thing I want to tell you guys, कि ना, I'll keep telling you, take a pencil, बुक हाथ में रखो एंड कीप मार्किंग नॉट रेलेवेंट, बिकॉज बहुत सारा इसमें पोर्शन आएगा जो मैं बोलूंगी इससे क्वेश्चन नहीं आता है. सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी वहां पे. ठीक है, यू हैव टू ऑफ कोर्स पुट ऑन योर एनर्जी एट अ प्लेस वेयर आई टेल यू, बट नॉट एट द प्लेस हियर जहां पर इंट्रोडक्शन एंड ऑल पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे. राइट, जो समझने वाली चीज होगी उस पर हम जरूर समझेंगे. Focus of this unit is on human rights laws in India, and it consists of 2 main chapters. तो ये बात बोली गई है, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट लॉज के बारे में बात करता है. स्टैट्यूट लॉज कौन से होते हैं? आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गई. सो जो ये जो सब एक्ट्स होते हैं, दीज आर ऑल स्टैट्यूट लॉज. एंड एक दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है कंप्लेंट मैकेनिज्म्स एंड ह्यूमन राइट कमीशन का. एचआरसी हम पढ़ते हैं ना, ह्यूमन राइट कमीशन हम पढ़ते हैं. यूनाइटेड नेशन ऑफिसर कौन है ह्यूमन राइट्स का? एज अ क्लास स्टूडेंट यू शुड नो कि यूएनएचआरसी कौन है. ठीक है, डज एनीबडी नो हु इज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर? पता है किसी को? ठीक है, नहीं पता. मिशेल बैचले ऐसे है, ये नाम है उनका. मे बी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, बट ये है यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमिश्नर. एक लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए. तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि 2 चीजें होती हैं. एक तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और अदर स्टैट्यूट लॉज के बारे में पढ़ते हैं. सेकेंडली वी टॉक अबाउट दिस मैकेनिज्म कौन सा है कि कंप्लेंट कैसे फाइल होती है. अगर मेरा आज ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी? वेयर विल आई गो? सो वेयर डू आई फाइल फॉर दिस थिंग्स? अगर मैं वुमन हूं तो मेरे लिए क्या बेनिफिट्स हैं? अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पर्क्स हैं? दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी. देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ unnecessary things as well इस चैप्टर में. सो आई टेल यू, keep a look at that and we'll not study those, right? तो बस ये बताया हुआ है, 2 चीजें हम पढ़ेंगे एक ही चैप्टर में. 2 चीजें पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अदर स्टैट्यूट लॉज को भी, एंड वील स्टडी अबाउट कंप्लेंट मैकेनिज्म्स एंड ह्यूमन राइट कमीशन को भी पढ़ेंगे. द चैप्टर एंड टॉपिक्स कवर्ड आर नॉट अरेंज्ड ऑन थीम्स. ऐसे बताया हुआ है, हमने चिल्ड्रन, वुमन अलग से थीम्स नहीं कर रखी हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर रखे हैं, बट हमने जनरली अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर रखा है, बट हमने अरेंज कर रखे हैं लीगल फ्रेमवर्क और प्रोविजंस को. अब मैंने नहीं बोला कि वुमन को क्या राइट्स होते हैं, एससी एसटी को क्या राइट्स होते हैं. बाय दैट आई मीन देयर आर सेपरेट कमीशंस फॉर ऑल ऑफ इट.
ऑल ऑफ देम। वुमेन के लिए अलग कमीशन होती है, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आप सबको पता होगा। देन देयर इज एनसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ऐसे ऐसे कमीशन होती है, वहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट ये कह रहे हैं हम इनको अलग से नहीं पढ़ेंगे, कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अलग से नहीं पढ़ेंगे, सिटीजन को अलग से नहीं पढ़ेंगे। सो दीज आर जस्ट framed on the basis of legal frameworks or provisions पर ये based है। And these many other themes are embedded. Embedded means included in discussions on the relevant topic and provisions of human rights law in India. For example, उन्होंने दिया हुआ है sub theme of child marriage and Dalits find reference under the topic of right of equality. कि बच्चों को पढ़ाई करने देना चाहिए, 6 to 14 ईयर्स काम नहीं कर सकता है कोई बच्चा, उसको पढ़ना देना चाहिए, उसको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। देन चाइल्ड मैरिज की बात जो हो रखी है, दलित की बात जो हो रखी है कि SC ST कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको राइट ऑफ इक्वालिटी मिलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं हम ऐसे हर एक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे राइट टू। सॉरी बीच में प्रोग्राम तीशा को एडमिट कर दो, उसका एग्जिट हो गया था। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो बस ये बताया, वैसे हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो राइट टू इक्वालिटी में जो जो नेसेसरी थिंग्स आएंगे, जैसे वुमन आएगा, अगर चाइल्ड मैरिज आया, दलित आया, तो हम उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। देन दिस यूनिट विल प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, हम समझेंगे ह्यूमन राइट्स क्या होता है, कुछ हिस्टोरिकल बातें, कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देखेंगे रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द होल। डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स that are safeguarded, safeguard means protected by several laws। बहुत सारे ऐसे लॉज है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे राइट्स को, ह्यूमन राइट्स ऑन द होल हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बहुत सारे थीम्स के बारे में विद कॉरस्पॉन्डिंग लॉज, कि क्या किसके साथ क्या क्या वेरियस थीम्स रिलेटेड है, कैसे कोई चीज एसोसिएटेड है, रोल क्या है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, एंड बहुत सारे कंप्लेंट मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे होंगे। ह्यूमन राइट्स फील्ड जो है, बस ये आई एम जस्ट रीडिंग इट बिकॉज दिस इज नॉट रेलिवेंट, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, बस एक देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ह्यूमन राइट्स एक बहुत एक्सपेंसिव है, इतने ह्यूमन राइट्स होते हैं, सांस लेने से लेकर खाना से लेकर एवरी ह्यूमन हैज अ डिफरेंट राइट, कोई भी बात ले आओ ह्यूमन राइट में आ जाएगा। तो ह्यूमन राइट फील्ड बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ी है। दिस यूनिट मेयरली मींस हार्डली थोड़ा सा ही प्रोवाइड करती है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देती है उस थीम को, उस मैकेनिज्म को, उस कंप्लेंट मैकेनिज्म को। इन्होंने ये बात बोली गई है टू गिव स्टूडेंट्स अ जनरल नॉलेज, एक जनरल नॉलेज देने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर अ लॉ स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आर्टिकल्स आप लोग को पता होने चाहिए। कॉमनली एंड इन इंडिया में क्या है, इंटरनेशनली कौन से ह्यूमन राइट्स फॉलो होते हैं। दिस इंट्रोडक्शन कवर्स ब्रीफली फ्यू डेवलपमेंट्स इन द इंटरनेशनल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है मैं अभी आगे बताऊंगी। और इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या है, इंट्रोडक्शन इज फॉलोड, ये कुछ नहीं बता रखा, बिल्कुल इररेलेवेंट है, तुम लोग इसके थ्रू इसको पढ़ना मत। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आता है, डिस्कस एनी टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। लास्ट ईयर तो कट था ना शायद टॉपिक, क्या ये टॉपिक लास्ट ईयर कट था? हाँ ये टॉपिक लास्ट ईयर कट था, ये टॉपिक लास्ट ईयर कट था, इस बार बट आएगा, क्योंकि अभी तक हमें नई सिलेबस मिला है जिसमें कट बता रखा है। तो मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। कि क्वेश्चन यही आता है कि कोई टू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करो। इसमें ना मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ता है, मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पढ़ो यहाँ पे, हिस्टोरिकली वेरिड रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशंस एज वेल एज फिलोसॉफिक, आई कांट प्रोनाउंस इट, पता नहीं क्यों, philosophical is the better pronunciation, ठीक है। Philosophical writings have recognized in different ways and with diverse perspectives the inherent rules of being humans। तो ये क्या कह रहे हैं, बहुत रिलीजियस टाइम से ही ये रिकग्नाइज होता गया है कि एक ह्यूमन को क्या राइट मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकली बताया हुआ है, वेरिड रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशंस सोसाइटी में ये एज वेल एज फिलोसॉफिकल राइटिंग्स में ये सब बात करी गई है, उनको रिकग्नाइज किया गया है क्या ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, व्हाट आर द इनहेरेंट रूल्स। इफ यू आर बॉर्न, कोई इंसान पैदा हुआ है, उसको क्या क्या रूल्स मिलने चाहिए जस्ट बिकॉज वो ह्यूमन है,
ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स दैट इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सच प्रिंसिपल्स हैव बीन कॉमनली अंडरस्टूड। ये सब याद नहीं करना है, जस्ट एक मेयर रीड, सिर्फ रीड करना है, इसको याद नहीं करना है। बता दूंगी क्या एल है, क्या क्वेश्चन आता है। Such principles have been commonly understood as basic and unalienable. Unalienable का मतलब लिख लो, something that cannot be challenged, something that's absolute, something that's sacrosanct. Vocabulary भी पढ़ाती हूँ मैं साथ साथ। Sacrosanct, absolute, all of these are synonymous. Unchallengeable. इसका मतलब है तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो, बेसिक है और तुम इसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज आर एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स, यू कैन नॉट चैलेंज देम कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, यू कैन नॉट चैलेंज देम, नो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, and Confucian have made reference to respect and well-being. I told you before also, Confucian क्या होता है, चाइना में फॉलो होता है, ये बेसिकली एक रिलीजन होता है जो अपने मेहनत के ऊपर बहुत बात करता है, वेलबींग के ऊपर बात करता है, हाउ वेल आर यू, तो वेल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। तो अगेन नॉट रेलेवेंट, they have made reference to respect and well-being for others, which mean that human beings must conduct themselves in particular ways. Modern society ने भी बहुत rules को recognize किया गया है of respecting human dignity and their well-being. Generally the word rights, यहाँ देखो, generally the word rights denote that these rules are entitlements or claims of all to be recognized, and state ensures that human rights of all are guaranteed. अब ये question अगर डिफाइन करने को आ जाए, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, सो द वर्ड राइट्स डिनोट, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स होते हैं वो रूल्स दैट आर एंटाइटलमेंट्स, एंटाइटलमेंट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जो क्लेम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं टू ऑल, हर एक को, टू बी रिकग्नाइज्ड, उन्हें एक ह्यूमन डिग्निटी मिले, हर एक को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, एंड उनको प्रोटेक्शन मिले थ्रू ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, कि कोई भी इंसान कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उन राइट्स को ध्यान में रखते हुए करे, किसी का राइट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। एंड द स्टेट इंश्योर्स दैट ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल आर गारंटीड। इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे राइट्स को, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, स्टेट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन में से आती नहीं है, अगर आ जाए तो इसे लिख देना, एनसीईआरटी लिखी होगी, अच्छी बात रहेगी। तो मॉडर्न कंसेप्ट बताया हुआ है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एमर्ज फ्रॉम द वेस्टर्न पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। ये आ कहां से रहा है, वेस्टर्न पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी से एमर्ज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब देख लेना यहाँ पे, ठीक है। देखो, द इंग्लिश लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैग्ना कार्टा, अब ये कहां से आ रहे हैं, मैग्ना कार्टा 1215 का है, यहां से आ रहे हैं ये ह्यूमन राइट्स, एंड इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 से ये आ रहे हैं। ये अर्लीस्ट एग्जांपल्स है ह्यूमन राइट लॉज के, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मार्क क्वेश्चन आएगा, ऐसे 4 मार्क नहीं आता है, मैक्सिमम 1 मार्क, 1 मार्क इज ऐसे आता है 2 मार्क्स वर्स्ट केस सिनेरियो, 4 मार्क क्वेश्चन नहीं आता मैग्ना कार्टा का। तो मैग्ना कार्टा के डॉक्यूमेंट और इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 की बात करी हुई है, दीज सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स है। मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 क्या था, ये अरेंजमेंट था इंग्लिश किंग जॉन, उस टाइम के जो वो थे किंग थे, उनका नाम था जॉन, इन्हें बोलते थे इंग्लिश किंग जॉन बोलते थे, एंड द बैरॉन्स, बैरॉन्स पता है कौन थे, जो बहुत ही वेल्दी लोग थे, बहुत प्रॉस्परस जो लोग थे वहां पे रहने वाले, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हु वर अनहैप्पी अबाउट द टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्स भरना पड़ता था उनको, किंग को देना पड़ता था टैक्स, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, ये बताया हुआ है। मैग्ना कार्टा इंक्लूडेड ऑल क्लॉजेस इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, लैंग्वेज, इट ग्रांटेड द बैरॉन्स द राइट टू लीगल ट्रायल एंड प्रिवेंटेड देयर अरेस्ट। तो उन्होंने क्या, मैग्ना कार्टा क्या था, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था, उसने प्रोवाइड किया इन बैरॉन्स को, जो ये इतने वेल्दी लोग थे, वहां के डोमिनेंट लोग थे वहां पे, उन्होंने उनको क्या किया कि तुम्हें ट्रायल देने की है, यू कैन नॉट, यू हैव अ राइट टू लीगल ट्रायल, आप ट्रायल चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो कह दिया आपको करना ही करना है। मोनार्क क्या होता है, जो मोनार्क की मर्जी चलती है, जो वो चाहता है वो करे, बट मैग्ना कार्टा के थ्रू 1215 की बात कर रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आपके पास राइट है, राइट टू लीगल ट्रायल, एंड प्रिवेंटेड देयर अरेस्ट, उनका अरेस्ट प्रिवेंट किया, और उनको इम्प्रिजनमेंट, ऐसे नहीं होगा कि उनको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, और आउटलॉइंग और अब्यूज और डिनायल ऑफ
प्रॉपर्टी विदाउट लीगल ट्रायल। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हें बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाएगा, आपको अब्यूज किया जाएगा। ऑल्दो यू लिव इन मोनार्क बट यू हैव डेफिनेट राइट्स फॉर एवरीथिंग, आपके पास राइट है। विदाउट लीगल ट्रायल आपको ये सब चीजों में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सब पॉसिबल हुआ मैग्ना कार्टा के थ्रू। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट हैव बीन स्टेटेड कि इसी एग्जांपल के थ्रू ह्यूमन राइट्स डेवलप करेगा। मैग्ना कार्टा क्या है ये? हाँ हाँ मैम, ये लीगल ट्रायल्स जो थे ये लाइक अमंग बैरन्स ही पॉसिबल थे या फिर बैरन्स पुअर पीपल के अगेंस्ट? Tisha, you aren't very much audible. Can you be a little louder? Hello, A little louder. ma'am, am I audible now? थोड़ा सा कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो। Hello. हाँ, yes. Yes, ma'am, I'm saying कि मैग्ना कार्टा में लीगल ट्रायल्स खाली बैरन्स के अमाउंट पॉसिबल था कि बैरन्स किसी भी पुअर के? एक सेकंड। देवज्ञ एंड गुनगुन, कैन यू गाइस हियर टिशा? बहुत धीरे है। मैम क्या? बहुत है Because I can't hear her. धीरे आ रही है। Ma'am, now am I audible? You're audible, but please say it louder. थोड़ा loud बोलो। Ma'am, I'm saying कि Magna Carta में the legal trial was possible only amongst the barons, or the barons could वो barons poor people के against भी legal trials मतलब practice कर सकते थे। See, that is what they want to say कि वहां पे परेशान कौन लोग थे? परेशान barons थे। This legal trial was available to all the people that were present, but ज्यादा इशू कौन उठाते थे? जो पुअर लोग थे ना, वो एक्चुअली में सप्रेस हो जाते थे कि कोई बात नहीं। बट जो ये राइट्स है ना, ये राइट्स ह्यूमन राइट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि बैरन ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स दे यूज्ड टू पॉप दीज अप कि हम लोग को ये प्रॉब्लम है, विल नॉट पे टैक्सेस, यू डोंट अलाउ अस फॉर दिस। ठीक है, जो जितना कमा रहा है वो उतना ही टैक्स देगा। जो पुअर लोग हैं वो लोग इतना अर्न ही नहीं कर रहे हैं कि उनका टैक्स बढ़े। ठीक है, उन लोगों को प्रॉब्लम थी, उनको भी ह्यूमन राइट्स अवेलेबल थे। सो व्हेन दिस मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट केम, दिस केम फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, नॉट ओनली फॉर बैरन्स। व्हाई दे आर एम्फसाइजिंग ऑन बैरन्स? दे आर एम्फसाइजिंग दिस फॉर द फैक्ट कि इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो था सब कुछ मोनार्की था, सब कुछ किंग ही था, उन लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो पुअर होता है ना, वो सप्रेस हो जाता है। बट जो वहां के इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जहां के थोड़े से प्रॉस्परस लोग थे, दे डिडंट वांट कि हम लोग सप्रेस हो। Right, so they are particularly focusing upon barons. At that point of time, when human rights came, it was applicable to each and everybody, not only to barons. Is this clear? Yes, ma'am. So when you explain Magna Carta, हम लोग ये explain करते हैं कि we basically talk about barons. हम barons की बात करते हैं कि ये लोग थोड़े prosperous लोग थे, influential लोग थे. Although it's not been mentioned here, but I want to tell you, I know of this, कि जो barons थे, इनको क्या करते थे? इनको टैक्स दे दिया, बोल दिया तो उनको टैक्स पे करना है। ठीक है, जो ने कह दिया करना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत परेशान थे इस चीज से, दैट विल नॉट डू दिस। क्या हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है? तो यही बात हुई थी कि ह्यूमन राइट्स हैं आपके पास। तो इसमें यही बोला कि आपके पास राइट्स है, दैट ग्रांटेड द बैरन्स द राइट टू लीगल ट्रायल। लीगल ट्रायल है, जो पुअर है वो इतना इन्वॉल्व ही नहीं होता, बट ह्यूमन राइट्स जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। दीज आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल, नॉट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। राइट, तो मैग्ना कार्टा हमने एक्सप्लेन कर दिया। मैग्ना कार्टा का एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यही आता है कि क्या ऐसे सिग्निफिकेंट, क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट था। तो मैग्ना कार्टा इज वन ऑफ दोस। सेकंड, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 की आप बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स आपको याद होने चाहिए, 12, 15 एंड चलो इसे कट करो, 12, 15 एंड 1689 है ना। इन ईयर्स को याद रखना। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689 की बात कर रहे हैं। क्या था? एक अग्रीमेंट था बिटवीन पार्लियामेंट एंड द किंग। पार्लियामेंट जो लॉज बनाते थे और किंग के बीच में था, दैट प्रिवेंटेड द लैटर कौन हुआ? ये लैटर किंग फ्रॉम अब्यूजिंग द प्रोटेस्टेंट्स। तो ये अब्यूज करते थे प्रोटेस्टेंट्स को। क्यों? उसे लगता था मैं ही मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे आगे कोई नहीं है। बट पार्लियामेंट ने ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे लॉज बनाए कि आप ऐसे अब्यूज नहीं कर सकते जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राइट, सो इट इंक्लूडेड कॉजेस दैट हैव प्रोहिबिटेड लिवाइंग ऑफ मनी बाय द क्राउन। कि वो एक टैक्सेस की बात आ गई यहाँ पर भी, जो पैसे लिवाई करना। लिवाई क्या होता है? लिवाई टैक्सेस ही होते हैं। वी ऑलवेज यूज द वर्ड लिवाई विद टैक्सेस। लिवाइंग ऑफ मनी, यही डिफरेंट फॉर्म्स में। तुम्हारे पास लैंड है, इस लैंड का प्रॉपर्टी टैक्स दो, इनकम टैक्स दो, वेल्थ टैक्स दो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओनली दे टॉक्ड अबाउट। एंड प्रोवाइडेड राइट टू पिटिशन द किंग, कि आप किंग को पिटिशन फाइल कर सकते हैं
कि हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा बेसिक राइट, हमारे ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। यू हैव राइट टू फेयर ट्रायल। उनका क्या होता था, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती थी एंड उनको सिर्फ एक डिसीजन दे दिया जाता था। तो वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे हमें एक फेयर ट्रायल मिले। सो राइट टू फेयर ट्रायल, राइट अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट्स और एक्सेसिव फाइन्स, एंड राइट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। दिस ओनली कम्स एट 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन ये नहीं आएगा बिकॉज यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू राइट। एंड राइट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट्स की हम बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक अग्रीमेंट था बेसिकली बिटवीन पार्लियामेंट एंड द किंग। एंड इन बेसिकली इसमें अगर हम बात कर लेते हैं मैग्ना कार्टा की, तो हम मैग्ना कार्टा में क्या इंक्लूड करते हैं कि उनको बैरॉन्स की बेसिकली हम बात करते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वेल्दी लोग थे, उनके पास राइट टू लीगल ट्रायल नहीं था, उनको अरेस्ट की बात करते थे, अब्यूज, डिनायल, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब हम इंक्लूड करते हैं मैग्ना कार्टा में। और इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट्स में हम बात करते हैं पार्लियामेंट में जो लॉज बन रहे हैं और जो किंग के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है कि किंग अब्यूज नहीं करेगा प्रोटेस्टेंट्स को। इसमें भी राइट टू फेयर ट्रायल की बात है, बट दिस इज अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि लॉज की बात कर रहा है बेसिकली। एंड राइट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की स्पीच होनी चाहिए, यू शुड हैव राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, ये सब बातें इसमें हुई थी। बिसाइड दीज लॉज द लेट 18th and 17th and 18th century writings of many Western thinkers influenced the definition of human rights. Not relevant, बस relevant यही था, यहाँ तक relevant था, इससे आगे relevant नहीं है। ये वैसी बात करी गई है 17th और 18th century की बात ये लोग कर रहे हैं। That writers such as जॉन लॉक, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जॉन लॉक के बारे में, फिर जीन जैक्विस रूसे एंड थॉमस पाइन, ये जो लोग थे इन्होंने भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी ह्यूमन राइट्स की। ये बोल रहे हैं any discussion on their high theories and philosophical debates is beyond the scope. हमें इनके बारे में बात नहीं करनी है, ये खुद ही कह रहे हैं by way of examples which are, ये quotes दे रखे हैं आपकी बुक में, पढ़ लेना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये quotes हमें नहीं पढ़ने हैं, इनका रेलेवेंस नहीं है। मैग्ना कार्टा एंड इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स समझ आया? इफ इट कम्स इन अ 2 मार्क क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन बताया कि हमें ये क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन आंसर करने को आ जाए कि हमें डिस्कस करो एनी 2 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, हम मैग्ना कार्टा और उसके बारे में बात कर सकते हैं, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स के बारे में। यस मैम। ठीक है, सेपरेटली भी आ सकता है, लाइक मैग्ना कार्टा और इंग्लिश बिल के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकता है, लाइक राइट अ नोट ऑन मैग्ना कार्टा और इंग्लिश। ऐसे अलग से नहीं आते हैं वैसे गुनगुन, अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बट वर्स्ट केस पूछ सकते हैं ये लोग। और ये ना क्वेश्चन 1 मार्क में आता है या मैक्सिमम 2 मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये अलग से नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे क्या हिस्टोरिकल इवेंट था, क्या चेंज हुआ, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो। पहली बात तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में इतनी और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि तुम लोग को ये नेग्लिजेंट ही लगेगा। बट इन केस दिस क्वेश्चन कम्स, बोर्ड का कुछ नहीं पता होता, दे कैन गिव दिस क्वेश्चन, सो वी आर एबल टू आंसर मैग्ना कार्टा एंड इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट। तो अब देखो ना, अगर हम मैग्ना कार्टा के बारे में बात करें तो कितने मार्क्स में देंगे? 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में मैग्ना कार्टा के बारे में कितना लिख सकते हैं? बना देंगे, 2 पॉइंट्स लिख देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, बट इट ऑलवेज कम्स इन 2 मार्क्स और दोनों के बारे में पूछा होता है, ठीक है। फिर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या क्या ह्यूमन राइट्स जो है अडॉप्ट किए एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्या रेलेवेंस है इस चीज का मुझे नहीं पता। 2 अर्लीस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल एग्जांपल्स दिए हुए हैं यूएसए के एंड फ्रांस के। क्वेश्चन नहीं आता है इससे रिलेटेड, इट्स जस्ट अ रीड है सिंपल। In 1776, जब USA was formed as a new nation, it adopted 1776 American Declaration of Independence। ने Declaration of Independence अडॉप्ट किया था। बस ये कह रहे हैं जब जब किसी कोई कंट्री फॉर्म हुई, कोई डेक्लेरेशन एक्सेप्ट हुआ, उस डेक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने वक्त उसने ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, हमारे पास राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, हाँ थे। तो यही कह रहे हैं बेसिक राइट्स हमारे पास प्रोवाइडेड थे कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी ने भी एक इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उसने उन राइट्स को साथ में अडॉप्ट किया है। ये सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, 1776 में बता रहे हैं जब यूएसए एक नया नेशन बना था, इट अडॉप्टेड 1776 अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बोला उसने इसको, उसमें इंक्लूड करे गए थे ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज। और ये ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज कैसे कहते थे? वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी self-evident that all men are created equal, they are endowed by their creator, totally irrelevant, बिल्कुल irrelevant है, कोई सेंस नहीं है इन बातों का। बस ये पता रखना कि एक एग्जांपल दे देना if in case this question comes, अदरवाइज नहीं आएगा। 1776 में यूएस बना था, नया नेशन फॉर्म हुआ था, इन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया था, उसमें उसने ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किए थे। ये जो ये लाइन लिखी हुई है ये बिल्कुल कट कर दो, इसको बिल्कुल नहीं लर्न करना है। वी डोंट हैव टू लर्न, वी डोंट हैव टू मग अप दीज थिंग्स,
राइट। अगेन 1789 की बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, उनकी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्रांस ने अडॉप्ट किया था फ्रेंच डेक्लेरेशन, एक फ्रेंच डेक्लेरेशन नाम की चीज थी, जैसे यूएसए का डेक्लेरेशन था ऐसे ही फ्रांस का भी था। फ्रेंच डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जिसने बोला ड्रॉइंग अपॉन द यूएस आइडल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स लेड फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रिंसिपल वैलिड इन प्रेजेंट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं जैसे यूएस में बहुत सारे ऐसे क्लॉज थे जो ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वहां से बहुत सारी चीजें फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट करी गई। फ्रेंच डेक्लेरेशन स्टेटेड मैन आर बॉर्न फ्री, अगेन ये बिल्कुल यूजलेस बात है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। दे आर अपॉन द जनरल गुड, द एम ऑफ दीज पॉलिटिकल, नो वी डोंट हैव टू रीड दिस, कुछ नहीं पढ़ना है। दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी। आपको पता है लिबर्टी और ये सब हमने कहां से अडॉप्ट किया है? आई मीन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्लैट में आता है क्वेश्चन कि कहां से क्या चीज अडॉप्ट करी है, तो हमने फ्रांस से लिया है लिबर्टी। मैंने पहले भी बताया था, जो लोग क्लैट के लिए अपियर कर रहे हैं, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया है। फॉर इंस्टेंस हमने फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने अडॉप्ट करी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग लर्न कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से अडॉप्ट करी हैं, ये सब चीजें हमने बोरो कर रखी हैं इधर उधर से, एक बार चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये काफी। फिर हमने फ्रांस से लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ले रखा है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में ही है ना, तो ऐसे हमने बहुत सारे कंसेप्ट इधर उधर से बोरो कर रखे हैं। फिर ये दीज डिक्लेरेशंस रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट डिग्निटी, ये वैसे बता रहा है कि क्या रिकॉग्नाइज करता है, कि डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं ये। एंड द इक्वल एंड इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल मतलब जो चैलेंज नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट है, लाइक आई टोल्ड यू। इनएलिएनेबल मींस, त्रिशा वर यू देयर व्हेन आई टोल्ड कि इनएलिएनेबल क्या होता है? यस मैम। ठीक है, एब्सोल्यूट, सैक्रोसैंक्ट, ये सब मैंने बताया था। राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ अचीविंग फ्रीडम। फ्रीडम, जस्टिस, पीस के लिए ये सब हो रखे हैं, ये सब रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। पहले बताओ, ये इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर हुई, समझ आया क्या रेलिवेंट है क्या नहीं रेलिवेंट है? Yes, Then only ma'am. we move on. Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है सिर्फ। इन 1948 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कौन है इसके पीछे, ह्यूमन राइट्स के पीछे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, कोई और ऑर्गन नहीं है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके पीछे। पहली बात तो ये बात पता होनी चाहिए। इट अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ज्यादा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अडॉप्ट किया एज अ कमीशन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड नेशन। अब देखो, अपने अपनी कंट्रीज तो अडॉप्ट कर ही रही थी ह्यूमन राइट्स, एक ऑल ओवर नेशन का, सब लोगों का एक यूनिवर्सल भी होना चाहिए था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है, 1948 में अडॉप्ट किया था, इंपॉर्टेंट ईयर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी कॉल इट यूडीएचआर, ठीक है। देन ये क्या था, एक कॉमन स्टैंडर्ड था कि हर इंसान के लिए, एवरी पर्सन हु इज देयर ऑन दिस प्लैनेट, एवरी नेशन विल अबाइड बाय दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है और डिफाइन करता है बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को, दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जो हर ह्यूमन बीइंग इस प्लैनेट पे है उनको एप्लीकेबल होता है डेफिनेटली। दे इंक्लूड फंडामेंटल सिविल राइट्स आते हैं, पॉलिटिकल राइट्स आता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, we've already talked about कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में क्या फर्क होता है, बट यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कर रखी है, इन्होंने बस एक एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या क्या एग्जाम्पल होता है, ऐसे एग्जाम्पल पूछे नहीं जाएंगे, बस ऐसे बताया हुआ है। हर राइट को ऐसी लिख देना, ऐसी राइट्स, ये सब राइट्स, कोई ऐसा राइट ही नहीं है जो इसमें ना आता हो, सारे राइट्स सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में ही आएंगे। बट सिविल पॉलिटिकल राइट्स अलग होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स अलग होते हैं। टू कैटेगरीज होती हैं, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, रिकॉर्डेड सेशन देखोगी टिशा तो समझ आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कॉन्साइंस, रिलीजन, एजुकेशन, लाइवलीहुड, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, हर राइट इसमें आ जाता है।
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी राइट के बारे में बात करें, वो यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या क्या राइट्स होते हैं, हर राइट इसमें लिखा हुआ है। डिक्लेरेशन हैज बीन एम्ब्रेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स है, ठीक है, जिसमें से 193 हाँ मेंबर नेशंस हैं, इतने ही हैं। कुछ कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है, शायद वो 2-3 ही होंगी। टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स वैल्यूज, उन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन जो है हर एक मेंबर स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेशन कोई लोग फॉलो करते हैं, कोई नेशंस नहीं फॉलो करते। तो दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट। बस उन्होंने ये बात बताई हुई है। एग्जैक्ट नंबर तुम्हें यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑन द होल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रियम्बल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, द जनरल असेंबली प्रोक्लेम्स दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। क्या है ये? कॉमन स्टैंडर्ड है ऑफ कोर्स फॉर ऑल पीपल, ऑल नेशंस टू एंड। इज दिस ऑल गिवन इन द बॉक्स? ये क्या बॉक्स में दिया हुआ है? Yes, ma'am. Ma'am, do we have to learn it? नो 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 नॉट एट ऑल, ये पूरा बॉक्स में दिया हुआ है। Yes, ma'am. Pursuant to this declaration, United Nations No, ma'am, adopted this is not given in the box, ma'am, till jurisdiction. Like the red one, the red part is in this the box. till here। Yes, ma'am. बस ये इन्होंने बता रखा है, प्रियम्बल, इसे ना पढ़ो, बिल्कुल बेकार है, इररेलेवेंट है। बस वैसे कि क्या क्या आता है कि टीचिंग एजुकेशन टू प्रमोट दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स बाय प्रोग्रेसिव मेजर्स, नथिंग। जैसे हमारा प्रियम्बल है वैसे इनका प्रियम्बल ही है, लर्न नहीं करना है, बिल्कुल लर्न नहीं करना है। फिर pursuant to this declaration, United Nations adopted a series of international human rights। बहुत सारे human rights adopt किए गए by time on wide range of themes। बहुत सारी themes include करे गए, बहुत सारी areas include करे गए on wide range of themes as well as regional specifics that bind signatory countries की, और regions को भी देखा गया। कोई ऐसा राइट तो नहीं है जो हम मिस अपॉन कर रहे हैं, कुछ चीज हम लोग मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो that bind signatory countries with obligations and duties। फिर many countries have incorporated these and then कुछ नहीं है irrelevant, ऐसे बताया हुआ है कि बहुत सारे ना विद टाइम बहुत सारे लॉज आते गए, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट करते गए ये लोग। किसमें? इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। देखते देखते कि किस नेशन की बात हो रही है, किस कंट्री की बात हो रही है, रीजनल स्पेसिफिकेशंस को भी ध्यान में रखते हुए बहुत कंट्रीज ने इन ह्यूमन राइट्स को भी अडॉप्ट कर लिया, देखकर कि हाँ देखो ये डिक्लेरेशन में मेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में हम लोग भी इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्होंने ये बात बोली है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इस डिक्लेरेशन में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। 1948 इंपॉर्टेंट ईयर है एंड पता होना चाहिए कि एक कॉमन स्टैंडर्ड है हर फॉर ऑल पीपल एंड नेशंस, अगर डिफाइन करने को बोल जाए तो। फिर और ये किसके अंदर आता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आता है। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए क्या क्या राइट्स होते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से आते हैं, सब सिग्नेटरीज को फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा इसमें रेलेवेंट कुछ नहीं है। द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट मीन स्टेट मस्ट रिफ्रेन। बस ये बताया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशन। इज दिस, इसमें से भी कुछ बॉक्स में है? ये ऑब्लिगेशन वाला बॉक्स में है, क्योंकि बॉक्सेस ना रेलेवेंट नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई इज इट रिटन हियर। जो बॉक्सेस होते हैं ना उनको हमें एक रीड दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो भी मैक्सिमम हम रीड दे सकते हैं। वी डोंट हैव टू लर्न दिस, नॉट एट ऑल, यू डोंट हैव इवन हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू फुलफिल मीन्स जो स्टेट पॉजिटिव एक्शन ले, ये सब छोड़ दो, बिल्कुल बेकार है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंप्लेंट मैकेनिज्म। अब ये कह रहे हैं तुम्हारे अगर ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ब्रेक हो रहे हैं ये, तो तुम कहाँ जाओगे? तो ये कंप्लेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। प्रोसीजर होते हैं कि कंप्लेंट कैसे रिसीव होगी, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अलग अलग तरीके हैं इस चीज के, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिस वे में हमारे राइट्स रिस्पेक्ट करे जाते हैं, प्रोटेक्ट करे जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है एंड एनफोर्स करे जाते हैं विद इन ईच पार्ट स्टेट पार्टी। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के। ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स, 4 मार्क्स में नहीं आता है ये, कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन इन 1 to 2 lines any 2 examples of international human rights treaties, ठीक है।
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज के एग्जांपल्स दो, वो लोग बोलते हैं और इन्हें एक्सप्लेन करो, तो हमें ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। यू कैन राइट, देखो आप लोग इसे एनी 2-3 लर्न कर लेना, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लर्न करने हैं। जो इजी लगे तुम लोग लर्न कर लेना। इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 का है। ईयर के साथ याद करना, देखो 2 ईयर के सेम हो गए। इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यू कैन लर्न, ये दोनों लर्न कर लेना, इजी रहेगा। इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन कल्चरल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सोशल कल्चरल, नो इकोनॉमिक भी होगा, हाँ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1976 का है ये दोनों याद कर लेना। यू हैव टू राइट एनी 2-3 आपको लर्न करना है, ईयर याद होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये बेस्ड होते हैं ऑन आइडियल्स ऑफ फ्री ह्यूमन बीइंग्स जो एंजॉय करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली 2-3 लाइंस में, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। फ्रीडम फ्रॉम फ्री एंड वांट, फ्रीडम मैंने आपको बताया था, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं ना, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता है, इसमें बेसिकली फ्री, फियर से छोड़ना, फ्रीडम मिलता है। इट इंक्लूड्स ह्यूमन फ्रीडम, और इसमें मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जैसे हेल्थ, शेल्टर, फूड, लाइवलीहुड, एजुकेशन, ये सब इस सब में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्साइंस, रिलीजन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये सब आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में। फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मैं आपको एक बार बता दूं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में यही फर्क होता है, जहां गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, उसका खर्चा हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब, लाइवलीहुड, ये सब के लिए जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, वो सब सिविल पॉलिटिकल राइट्स में आता है। जहां पे गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है हेल्थ, इन सब चीजों में, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। बट जहां गवर्नमेंट का खर्चा ही नहीं है, सिर्फ वो कह रही है हाँ वो कह रहे हैं मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे बोलने की फ्रीडम दो मुझे, तो कह रहे हैं बोलो जितना मर्जी बोलो, मुझे असेंबल होना है, असेंबल हो जाओ, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट का इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, 1 रुपया भी नहीं लगता, तो वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इनके बीच में डिफरेंस मैं ऑलरेडी वैसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बस उन्हीं को एक्सप्लेन करना है आपको। इसमें 2-3 लर्न करने हैं, एक बार ट्रीटीज को के थ्रू यू कैन गो थ्रू दीज ट्रीटीज, इससे ज्यादा इसमें कुछ रेलिवेंट नहीं है। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड दे रखे हैं कि चाइल्ड बाय द रीजन ऑफ हिज मेंटल, वो फिजिकली और मेंटली इमेच्योर माना जाता है, उसको स्पेशल सेफगार्ड, उसको केयर की जरूरत होती है, उसे अप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इसलिए ट्रीटी अवेलेबल होती है चिल्ड्रन के लिए। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो तुम्हें कोई 2-3 आसान लगे आप उन्हें लर्न कर सकते हो। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, बट याद जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन आ जाता है, 1979 का है ये। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन डिफाइन करी जाती है, देखो अभी इन्होंने पूरी डेफिनेशन दे दी है, तो ये बिल्कुल याद मत करना, दिस इज नॉट रेलिवेंट। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को तुम लर्न करने बैठोगे, बस इसे याद कर पाओगे पूरी बुक में, तो यू डोंट हैव टू लर्न दिस। क्यों? और अगर तुम ऐसे लिखो इज डिफाइंड एज, और अगर तुम ऐसे सेमीकोलन डाल दो और तुम अपने मर्जी से कुछ लिख दो उसके बीच में, तो तुम्हारा कांटा लग जाएगा, दिस इज नॉट रेलिवेंट। ईदर लर्न वन, एक वर्ड लर्न कर लो, या तो एनी डिस्टिंक्शन, कॉमा, एक्सक्लूजन और राइट, या तो लर्न करो पूरा का पूरा, नहीं तो लर्न मत करो। तो या तो इसे तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो, यू फील लाइक कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि इतना लंबा लर्न करने की जरूरत नहीं है, इजी वाला कर लो। सिविल पॉलिटिकल राइट्स समझा दिया, उन्हें एक्सप्लेन कर देना कि उस ट्रीटी के बारे में जब अगर हम बात करनी है, फिर हम इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। देन कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ रेफ्यूजीज की बात करें हैं। स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में शेल्टर मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री से उन्हें भगा दिया गया है, या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसे इल ट्रीटमेंट हुआ है। सो इट प्रोवाइड्स लीगल सेफगार्ड, ये वाला ट्रीटी जो है लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करती है रेफ्यूजी को। रेफ्यूजी इज हु? रेफ्यूजी एक पर्सन होता है जिसको असाइलम मिलता है, शेल्टर मिलता है अनदर कंट्री में। रेफ्यूजी एक पर्सन होता है हु इज टू अ वेल फाउंडेड फियर, उसको डर है कि वो प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा उसे जान से, ठीक है, फॉर रीजंस ऑफ रेस। क्यों? क्योंकि वो किसी और रेस का है, मुस्लिम है, हिंदू है, इस वजह से उसे मार दिया जाएगा। किसी कोई और नेशनैलिटी है, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, किस कोई ओपिनियन अलग है, इज आउटसाइड द कंट्री ऑफ हिज नेशनैलिटी, एंड उस डर की वजह से, क्योंकि उसे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा,
क्यों? क्योंकि मैं किसी और सोशल, क्या मैं फीमेल हूँ या फिर मैं किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन दूसरा है, कोई भी ऐसा रीजन है, कोई भी ऐसा रीजन, तो मुझे मार दिया जाएगा। एंड मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं उस कंट्री में नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी और कंट्री में चली जाती हूँ, वहां पे शेल्टर मांगती हूँ कि मुझे रहना खाने की फैसिलिटी दी जाए। तो दिस पर्सन इज अ रेफ्यूज। इसे रेफ्यूजी ही बोलते हैं। रेफ्यूजी एक पर्सन होता है, ही इज अनविलिंग टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री। वो उस कंट्री में नहीं रहना चाहता है। नॉट हैविंग नेशनैलिटी और बीइंग आउटसाइड, ये कुछ नहीं है, बस एक डिफाइन किया गया है कि रेफ्यूजी कौन होता है। नथिंग, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वेज में इसको रेफ्यूजी को डिफाइन किया गया है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट एट ऑल। अपने वर्ड्स में 2-3 लाइंस में आप इस ट्रीटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ इन केस यू कैन लर्न रेफ्यूजी कौन होता है, लर्न कर लो, बता दो कौन होता है। बट आई वुड प्रेफर कि आप लोग ये तीनों इजी हैं एंड इजी टू एक्सप्लेन भी हैं, आप इन्हें लर्न कर लो एंड यू कैन राइट दिस डाउन। करेक्ट? एनी डाउट्स? नो मैम। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ही लिखना होगा। देखो मैं बता रही हूँ, जो ये लाइंस ये होती है ना, ये ठीक है, ये क्या होती है? डेफिनेशंस होती है। ये किसी पर्सन ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है या किसी बुक में डिफाइंड होगा ये, तो हमें वर्ड टू वर्ड लिखना चाहिए। ठीक है, रेफ्यूजी अगर तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो इज फाइन, बट इफ यू राइट एज इट हैज बीन डिफाइंड एज एंड यू पुट अ सेमीकोलन, तो आपको वर्ड टू वर्ड डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम किसी चीज को साइट कर रहे हो, यू आर कोटिंग समवन and you have to quote them word to word, and if you're not quoting them word to word, अपने words में लिख रहे हो तो आप अपने words में explain कर सकते हो। बट देखो, अब तुम इसे अपने वर्ड्स में भी सिंप्लीफाई करोगे, कैसे वर्डिंग्स होंगे, एनसीईआरटी वर्डिंग्स नहीं होंगे, दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेटर यही है कि जो इतने इजी हमें प्रोवाइड करेंगे इसको लिख दो। 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, वैसे इतना ही क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। क्लियर है? इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर रेफ्यूजी कौन होता है, लिख दो अपने वर्ड्स में कि ये ट्रीटी जो होती है रेफ्यूजीज के लिए होती है। रेफ्यूजी को फॉर सो एंड सो रीजन उनको अपने कंट्री में नहीं रहना है, उनको डर लगता है, दे वांट टू सीक असाइलम शेल्टर आउटसाइड देयर कंट्री, सो दे कम टू अनदर कंट्री। तो ये ट्रीटी जो है रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको मिसयूज ना किया जाए, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, असाइलम दिया जाए। फिर वुमेन की बात करिए तो आप यू कैन राइट इट कि जो ट्रीटी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए होती है वुमेन को, किन किन सेंस में पढ़नी है। यू कैन गो थ्रू दिस, पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, पेयरिंग, नलिफाइंग द रिकग्निशन, उनको एंजॉय करे, शी शुड एक्सरसाइज एवरी राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर शी लिव्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हो। बट आई विल नॉट आस्क यू टू राइट बोथ ऑफ दीज ट्रीटीज, आई विल प्रेफर यू गाइज राइट दीज ट्रीटीज। ठीक है, we'll start with next topic tomorrow. ठीक है, and any doubts you guys have you can ask me, otherwise class is over from my side. Okay, bye bye, take care. Thank you. Okay, bye. Thank you, ma'am. Okay, bye bye. To all my YouTubers out there, thank you so much for having thank you so much for taking this session. I hope this video was useful. समझ आया होगा. Any doubts, anything you guys want to ask, you can ask me in the comment box right now. I will reply to you. And you can get yourself enrolled to our legal classes if you want to get yourself enrolled. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. You can also download our app LearnKaro, the live learning app. सारे notes आपको वहां पर मिल जाएंगे. I hope this video was useful. I will see you guys super soon. Till then, take care and keep watching. Bye bye.